अपना भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वोट देना सबका अधिकार है। जैसे आम आदमी अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देता है, ठीक उसी तरह इन जनप्रतिनिधियों को भी कई तरह के वोटिंग राइट्स प्राप्त होते हैं। जैसे हाल ही में अभी राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राज्यों के विधायकों ने वोट दिए, लेकिन इस पूरे मामले में एक मुद्दा बड़ा हाईलाइट हुआ कि कुछ विधायकों ने पैसे लेकर वोट किया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वोट तो जिसको देना था वो देगा ही, अगर इसके बदले में विधायक को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? दोस्तों, इसमें बुराई है, क्योंकि पैसे लेकर वोट उसको नहीं दिया जाएगा जिसको देना था। यानी जहां विधायक अपना वोट देना चाहता था, अब वहां वोट नहीं जाएगा, बल्कि उस जगह जाएगा जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी जो मैंने बोला कि थोड़े बहुत पैसे, दरअसल ये पैसे थोड़े बहुत नहीं होते, बल्कि घूसखोरी का एक तांडव होता है। यानी इस कदम को लोकतंत्र की आत्मा पर चोट माना जाना चाहिए। यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि सदन में पैसे लेकर वोट देने वालों के खिलाफ एफआईआर कराया जाना चाहिए और उन्हें अपराधी करार दिया जाना चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले इन जनप्रतिनिधियों को कई तरह के विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिसके तहत पैसे लेकर वोट देना अपराध नहीं माना जाता था। विशेषाधिकार तो आज भी मौजूद है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की भौएं टेढ़ी हो चुकी हैं। माननीय अदालत ने साफ कर दिया है कि घूस लेकर वोट देना संसदीय विशेषाधिकार नहीं है और यह एक अपराध माना जाएगा। अब कोई विधायक अथवा सांसद घूस लेकर ना तो किसी के पक्ष में कोई भाषण दे सकता है और ना ही वोट कर सकता है। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने एक मत से दिए फैसले में 1998 के फैसले को पलट दिया और कहा कि सांसद और विधायक रिश्वतखोरी मामले में मुकदमे से छूट नहीं पा सकते। सांसद और विधायक विशेषाधिकार का दावा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उन पर रिश्वतखोरी का आरोप हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1998 के फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दी अपने फैसले में कहा था कि एमपी और एमएलए को सदन में वोट और बयान के बदले कैश के मामले में मुकदमा चलाने से छूट है। ये छूट इन जनप्रतिनिधियों को संसदीय विशेषाधिकार के कारण मिला हुआ था। तो चलिए लगे हाथ आपको संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में भी बता देते हैं। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो संसद के हर सदस्य को सामूहिक तौर पर मिले होते हैं और साथ ही सदन के सभी सदस्यों को पर्सनली भी मिले होते हैं और संविधान में इनका जिक्र आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल से जुड़े विशेषाधिकारों का जिक्र किया गया है। संसद के सदन, समितियां और सदस्य अपना काम बिना डरे हुए और बिना प्रभावित हुए निर्बाध तरीके से कर पाए, यही इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकारों का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संसद के सदस्यों को यह विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि वे सदन के सदस्य हैं, यानी एक नागरिक के तौर पर उन्हें विशेषाधिकार नहीं मिला है। साल 1966 के के आनंदन नाम्बियार बना मुख्य सचिव मद्रास सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर किसी सांसद को वैध नजरबंदी के तहत हिरासत में लिया गया हो तो वह संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मामला दीवानी मामलों में नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक नागरिक के तौर पर कुछ गलत करने पर संसद सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संसदीय विशेषाधिकार को दो व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला व्यक्तिगत अधिकार और दूसरा सामूहिक अधिकार। सामूहिक अधिकारों के अंतर्गत सदन की रिपोर्ट कैसे बनेगी, वाद विवाद कार्यवाही आदि कैसे चलेगी और संसद के मामलों का प्रकाशन किस तरह से कराया जाएगा, यह सब तय करने का अधिकार संसद को है। इसके अलावा सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, बाहरी व्यक्तियों अथवा स्वयं सदस्यों को सदन से निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना, सदस्यों के बंदी या मुक्ति व अपराध सिद्धि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध आदि शामिल है।
व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की अगर हम बात करें तो सदन के सत्र के दौरान सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और संसद में जो कुछ भी वे बोलेंगे इसके लिए उन्हें पूरी आजादी है। गौरतलब है कि दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में किया जा सकता है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया मामले में स्पष्ट की है कि घूस लेना एक आपराधिक मामला है और इसके लिए एमपीज और एमएलएज पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि कब ऐसा माना जाए कि सदन के विशेषाधिकारों या किसी सदस्य के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। दरअसल जब कोई व्यक्ति संसद के सदस्यों अथवा सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो इसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन कहा जाता है। इसके अलावा सदन के आदेशों को न मानना अथवा सदन इसकी समितियों, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध अपमानित लेख लिखना भी विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक विशेषाधिकार समिति होती है जो इससे जुड़े मामलों की जांच करती है और फिर उसी के मुताबिक कार्यवाही करती है। वैसे तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में मौजूद है, लेकिन आए दिन इनके दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि संसद की गरिमा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए यह विशेषाधिकार बने रहें, लेकिन इनका दुरुपयोग ना हो। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां संसद के विशेषाधिकारों पर संविधान और नियम पुस्तिका स्पष्ट नहीं है। इसलिए संसद विशेषाधिकार कानून को संहिताबद्ध करना समय की आवश्यकता है। खैर, यह थी बात संसदीय विशेषाधिकारों की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि वो सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां से इन संसदीय विशेषाधिकारों को लिया गया है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।